गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मिश्रा सर माइनिंग क्लास यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। डीजीएमएस के एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट, गेट के एग्जाम में अपीयर होने वाले कैंडिडेट, चलिए लेजिस्लेशन सब्जेक्ट के विगत वर्ष के आए हुए प्रश्न को सॉल्व करते हैं। पिछले वीडियो में 90 नंबर तक के क्वेश्चन को अपलोड कर चुका था। अभी 91 से आगे के क्वेश्चन को अपलोड कर रहा हूं फ्रेंड्स। फर्स्ट क्लास के कैंडिडेट्स, चलिए मिस्टर सर माइनिंग क्लास की जो यूट्यूब चैनल है उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, फ्रेंड्स के पास शेयर भी करिए, साथ ही अपने डाउट और सजेशन को कमेंट बॉक्स में कमेंट्स अवश्य दीजिए फ्रेंड्स। तो चलिए 91 नंबर का क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, उसको पढ़ते हैं। क्या कहता है? मैनेजर ऑफ ए माइन शैल एक्सरसाइज पर्सनल सुपरविजन ऑफ द माइन ऑन एटलीस्ट डैश डैश डेज DAYS इन ए वीक। DAYS कर लेना होगा इसको। तो यहां पर कहता है प्रश्न क्या, मैनेजर पर्सनल सुपरविजन माइन में सप्ताह में कितने दिन करेगा। तो इस संबंध में आपको तुरंत अपनी जो कोल माइंस रेगुलेशन 2017 का रेगुलेशन नंबर 43 है, मेरे कर्सर के साथ अपनी नजर को घुमाने का प्रयास कीजिए फ्रेंड्स। ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर, उसी में कहता है कि इन एवरी माइन डेली पर्सनल सुपरविजन शैल बी exercised by the manager provided that in case of working below ground he shall visit and examine the working at least 4 days in a week to ensure safety in the every respect। तो यहाँ पर आप 4 days in a week ये नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। साथ ही ये भी कहता है कि फर्दर दैट द एटलीस्ट 1 विजिट इन एवरी फोर्टनाइट शैल बी मेड ड्यूरिंग द नाइट शिफ्ट। नाइट शिफ्ट में प्रत्येक 15 दिन में कम से कम एक बार इंस्पेक्शन करेंगे फ्रेंड्स। तो ये रह गई 91 नंबर का क्वेश्चन। अब देखते हैं 92 नंबर का क्या कहता है। ड्यूटीज ऑफ माइन मैनेजर इन केस ऑफ ए सीरियस एक्सीडेंट इन द माइन आर, अगर खदान में सीरियस एक्सीडेंट का केस हो जाता है तो उस समय माइन मैनेजर की ड्यूटी क्या कहती है। तो तुरंत जो आपको माइन मैनेजर की ड्यूटी के संबंध में जो ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी 43 का ही 10 नंबर जो कहता है, साथ ही जो आप एक्सीडेंट का रिपोर्ट करते हो उसमें जो 8 का 1 का B है और 8 का 5 है, यहां तक कि 251 इमरजेंसी रिस्पॉन्स एंड इवैक्यूएशन प्लान के तहत भी 1 और 2 के तहत भी इनकी ड्यूटी बनती है। तो 3 रेगुलेशन आपको यहां पर याद रखना पड़ेगा। 43 ड्यूटी ऑफ मैनेजर, ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर 43 का 10, 81 का B, 8 का 5 और 251 का 1 और 2। इसमें क्या कहता है कि क्या क्या ड्यूटी बनती है। तो देखिए इसमें ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए क्या कहता है। ए नंबर, विजिट द साइट ऑफ एक्सीडेंट एज सून एज पॉसिबल, जितना संभव हो सके एक्सीडेंट के साइट को विजिट करना है। 20 नंबर में, रिक्वायर इनटू द कॉज ऑफ एक्सीडेंट एंड द सर्कमस्टेंसेस अटेंडिंग इट पर्सनली और थ्रू एन असिस्टेंट मैनेजर, एक्सीडेंट के कारण को इंक्वायर करना है, पता करना है, उसके सर्कमस्टेंसेस को पता करना है, वो खुद करेंगे या तो असिस्टेंट मैनेजर से कराएंगे। सी नंबर कहता है, रिकॉर्ड रिजल्ट ऑफ इंक्वायरी विथ ए प्लान ऑफ एक्सीडेंट इन ए बाउंड पेज बुक सपोर्ट बाय 1 और मोर फोटोग्राफ व्हेनेवर प्रैक्टिकेबल। तो कहता है कि जो इंक्वायरी किए रहते हैं उसका रिजल्ट को रिकॉर्ड करेंगे और एक्सीडेंट के प्लान को भी जो है रिकॉर्ड करेंगे उसके साथ में, और उसको बाउंड पेज बुक में रिकॉर्ड भी करते हुए जो फोटोग्राफ्स यदि पॉसिबल है तो एक से अधिक फोटोग्राफ्स को भी उसके सपोर्ट में लगाएंगे। डी नंबर कहता है, सेंड नोटिस ऑफ एक्सीडेंट इन द फॉर्म 4A एंड 4B, नोटिस देना है फॉर्म 4A और 4B में ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ तो ऑल ऑफ दी अबव होनी ही होनी है, लेकिन ये जो 5 दिए हुए हैं, 4 कहिए, ऑल ऑफ दी अबव को छोड़ दीजिए। तो यहाँ पर ABCD किसके तहत दिए गए हैं देखिएगा। तो ABC जो है आपको जो कोल माइंस रेगुलेशन 43 ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजर का 10 के तहत दिया गया है। देखिए क्या कहता है 10 नंबर, पढ़ते हैं फ्रेंड्स।
when there occurs in a mine any accident resulting in serious bodily injury or loss of life to any person or any dangerous occurrence। तो कहता है कि किसी व्यक्ति की यदि लाइफ का लॉस हो जाता है या सीरियस बॉडली इंजरी होता है तो एक्सीडेंट किसी एक्सीडेंट का जो अकरेंस होता है ऐसी स्थिति में या डेंजरस अकरेंस होता है ऐसी स्थिति में स्पेसिफाइड अंडर क्लॉज बी, जो डेंजरस अकरेंस इसके जो बी सब रेगुलेशन 1 का जो बी है उसके अंतर्गत जो डेंजरस अकरेंस होता है ऑफ रेगुलेशन 8, द मैनेजर सेल एज सुन एज पॉसिबल इंस्पेक्ट द साइट ऑफ एक्सीडेंट। तो यहीं पर पहला जो आपकी आ गई कि मैनेजर सेल इंस्पेक्ट लिखा है, यहां पर लिखा है विजिट, तो दोनों एक ही शब्द हो गई। द साइट ऑफ द एक्सीडेंट और द डेंजरस अकरेंस, एक्सीडेंट हुई है या डेंजरस अकरेंस हुई है, एज द केस में बी, एंड सेल आल्सो आइदर हिमसेल्फ और थ्रू द असिस्टेंट मैनेजर, तो अपने से या असिस्टेंट मैनेजर द्वारा हैव एन इंक्वायरी वाली आ गई बी नंबर पॉइंट। देखिए क्या कहता है बी नंबर में, इंक्वायरी मेड इनटू द कॉज एंड द सर्कमस्टेंसेस अटेंडेंट सेम एंड द रिजल्ट। अब ये जो तीसरे नंबर में कहता है सी नंबर में रिजल्ट वाली बात को, रिजल्ट ऑफ एवरी सच इंक्वायरी अलोंग विद द प्लान एंड सेक्शन की बात तो अपने ऑप्शन में नहीं कहा है लेकिन आपको याद रखना है प्लान एंड सेक्शन, एंड वेरेवर प्रैक्टिकेबल ए फोटोग्राफ और फोटोग्राफ्स ऑफ द साइट, वहां 1 और मोर फोटोग्राफ्स कहा है, यहाँ रेगुलेशन में फोटोग्राफ या फोटोग्राफ्स का ऑफ द साइट ऑफ एक्सीडेंट और डेंजरस अकरेंस शोइंग डिटेल शैल बी रिकॉर्ड इन। अब यहाँ पे रिकॉर्ड की बात करता है, उसमें सी नंबर में ही रिकॉर्ड की बात करता है, शैल बी रिकॉर्ड इन ए बाउंड बुक केप्ट फॉर द पर्पज एंड कॉपी देयर ऑफ शैल बी फर्निश्ड। इसकी बात नहीं किया, आप इसको बात याद रखना पड़ेगा कि इसकी कॉपी को हो फर्निश्ड करना पड़ेगा, भेजना पड़ेगा टू द CIM को, RIM को, कितने दिन के अंदर, एक्सीडेंट होने के 15 दिन के अंदर भेजना है। तो ये 15 डेज आपसे इस बार प्रश्न पूछ सकती है। तो ये 92 का 43 का 10 नंबर हुआ। अब यहां देखिए मैं 8 का 1 का बी जो रखा हूं, CMR 8(1) का बी, उसमें क्या कहता है, मालिक एजेंट मैनेजर एक्सीडेंट या डेंजरस अकरेंस होने के 4th वीक में ही टेलीफोन से या फैक्स से या ईमेल से या स्पेशल मैसेंजर द्वारा रीजनल इंस्पेक्टर को भेजेंगे और ऐसी घटना 4th वीक रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है और ऐसी घटना का 24 घंटा के अंदर फॉर्म 4A में किसको किसको भेजना है, याद रखना है 4A में किसको किसको 24 घंटा के अंदर भेजना है, DM को भेजना है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट को भेजना है, चीफ इंस्पेक्टर को भेजना है, रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है, और खंड A में जो दुर्घटना हुई है, सीरियस बॉडली इंजरी हुई है या फेटल हुआ है तो उसकी मुआवजा के संबंध में भुगतान संबंधी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ पेमेंट ऑफ कॉम्पेंसेशन को भी भेजी जाएगी। तो 4 लोगों को भेजा जाना है फॉर्म 4A में। अब यहां पर देखिएगा 8 का 5 कहता है कि मालिक एजेंट मैनेजर यानी ऑनर एजेंट मैनेजर प्रत्येक ऐसे व्यक्ति के बारे में जिसकी मृत्यु या जिसे सीरियस बॉडली इंजरी हुई है घटना 7 दिन के अंदर उसका विवरण पूरी डिटेल्स फॉर्म 4B में या घायल व्यक्ति के काम के लौटने पर 15 दिन के अंदर उसका फॉर्म 4C में चीफ इंस्पेक्टर और रीजनल इंस्पेक्टर को भेजना है। और काम पर लौट जाता है तो 15 दिन के अंदर उसका डिटेल फॉर्म 4C में देना है, फॉर्म 4B में और 7 दिन के अंदर उसका पूरी डिटेल्स को देना है। तो ये आपने देख लिया फॉर्म 4A 4B में जो आपको ऑप्शन नंबर ये जो डी कहा था वो रेगुलेशन 8 के तहत दिया हुआ है। यहां तक कि इमरजेंसी रिस्पांस एंड इवैक्यूएशन में भी उनकी ड्यूटी बनती है कि वो कार्य के जगह को फेरबदल नहीं करेंगे, बहुत ही अगले एक्सीडेंट को अगर उसी के बाद की एक्सीडेंट फिर से रोकने की जरूरत हो या लोगों के और जान में जोखिम फंसा हुआ है उनके जान को निकालने के लिए अगर उनको निकालना है तो ऐसे में कुछ जगहों को फेरबदल कर सकते हैं, लेकिन वहां पर उसका रफ स्केच बना लेना है। ऐसा स्थिति जो है 251 251 का 1 और 2 में दिया हुआ है, वहां पर भी उनकी ड्यूटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात की गई है। एक साथ में यहां पर भी ड्यूटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी जो माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर 24 में भी ड्यूटी ऑफ मैनेजर इन केस ऑफ इमरजेंसी में बात किया है। तो इन सभी ड्यूटी में को आपको दिमाग में रखना है फ्रेंड्स। चलिए आगे बढ़ते हैं।
93 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, स्टेचुटरी प्रोविजन ऑफ फ्रेश एयर वेज स्टेब्लिश अंडर द रूल 27 ऑफ माइंस रिस्क रूल। यहाँ पर 1985 आप इसमें जोड़ सकते हैं। तो स्टेचुटरी प्रोविजन फ्रेश एयर वेज के बारे में क्या कहा है जो रूल 27 में दी गई है। ये नंबर पढ़ते हैं, एस्टेब्लिश्ड इन फ्रेश एयर एज नियर एज इरेस्पिरेबल जोन एज सेफ्टी परमिट, जहां तक सेफ्टी परमिट कर सकती है, इरेस्पिरेबल अश्वसनीय वातावरण के नजदीक श्वसनीय वातावरण में उसको स्थापित किया जाएगा। एकदम करेक्ट लाइन है। बी नंबर कहता है फ्रेश एयर बेस कनेक्टेड बाय टेलीफोन, फ्रेश एयर बेस को टेलीफोन से कनेक्ट करना होगा सरफेस से, इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड इन बिलो ग्राउंड में अगर एस्टेब्लिश किया गया, एकदम रूल में दिया हुआ है ये बात। सी नंबर कहता है फ्रेश एयर बेस कनेक्टेड बाय टेलीफोन टू द शाफ्ट बॉटम इफ इट इज एस्टेब्लिश्ड ऑन सरफेस, अगर सरफेस पर फ्रेश एयर बेस को एस्टेब्लिश करते हैं तो आपको इसको पिट बॉटम से टेलीफोन से कनेक्ट करना है, ये भी बात सही है। डी नंबर कहता है एस्टेब्लिश्ड विद इन 50 मीटर्स ऑफ रेस्पिरेबल जोन, रेस्पिरेबल जोन के 50 मीटर्स के अंदर एस्टेब्लिश करना, ये बात नहीं लिखी हुई है 27 में, तो इसको आप इग्नोर करते हुए जो ABC दी हुई है जो ऑप्शन ई को दिखाता है, तो एज पर रूल 27 1985 आंसर ई आप करेक्ट करके आगे बढ़ सकते हैं। जो फॉर रेफरेंस में मैं PTO किया हूं कि देखिए यहाँ पर फ्रेश एयर बेस का कट पेस्ट किया हूं, फ्रेश एयर बेस या फ्रेश एयर बेस शैल बी एस्टेब्लिश्ड एज सुन एज पॉसिबल एज क्लोज टू द इरेस्पिरेबल जोन एज सेफ्टी परमिट्स, तो ये जो आपके ऑप्शन ए कही थी उसके अनुसार हो गई। फ्रेश एयर बेस शैल बी कनेक्टेड बाय टेलीफोन इन द फॉलोइंग मैनर, इफ द बेस इज बिलो ग्राउंड कनेक्टेड टू द सरफेस, इफ द बेस इज सरफेस कनेक्टेड टू द पिट बॉटम, तो ये दोनों बात बी और सी में कही गई थी, तो इन्हीं दोनों बातों को ABC में कही गई है, वो सब रूल जो 1 और 2 है। तो यहाँ पर तीसरे नंबर को भी पढ़ लीजिए, इसे आपको प्रश्न में पूछा जा सकता है इस बार के प्रश्न में क्या कहता है, RTP शैल नॉट प्रोसीड बियॉन्ड फ्रेश एयर बेस, फ्रेश एयर बेस से RTP यानी कि रेस्क्यू 10% प्रोसीड नहीं करेंगे अश्वसनीय वातावरण में जब तक कि अनलेस लिखता है द फॉलोइंग आइटम्स आर अवेलेबल इन देयर एट, जब तक कि इन आइटम को वहां पर अवेलेबल नहीं कर लेते। कहां पर, फ्रेश एयर बेस पे। 2 व्यक्ति जिसमें से एक रेस्क्यू 10% होंगे और एक मेडिकल ऑफिसर होंगे यदि संभव हुआ तो, लेकिन 2 रखना है। बी में कहता है ए स्पेयर टीम विथ रेस्क्यू ऑपरेटर्स रेडी टू प्रोसीड फॉर वर्क, एक स्पेयर रेस्क्यू SCBA के साथ जो है एक स्पेयर टीम होगा जिसको मैं एरो मार्क से रखा हूं कि मिनिमम उसमें स्पेयर टीम में 5 रहेंगे, मैक्सिमम 6% रहेंगे जो रेस्क्यू ऑपरेटर्स के साथ रेडी रहेंगे आगे का वर्क करने के लिए। तो बी नंबर हो गया। सी नंबर 1 और मोर रिवाइविंग ऑपरेटर्स रखना है। डी नंबर फर्स्ट एड बॉक्स और स्ट्रेचर रखना है। मींस ऑफ CO टेस्टिंग, CO गैस जांच करने का यंत्र रखना है, हाइग्रोमीटर रखना है, 2 फ्लैश लैंप रखना है, ड्रिंकिंग वाटर रखना है, ट्रेसिंग प्लान रखना है, एक्सटिंग्विशर्स, फायर एक्सटिंग्विशर एक्सेट्रा रखना है। अगर लोगों के जान और जाने की संभावना है तो ऐसे केस में इन सामानों का व्यवस्था किए बिना इरेस्पिरेबल एटमॉस्फेयर में RTPs का टीम प्रवेश कर सकता है, लेकिन जितना जल्दी संभव हो सके इन सामानों को, इन ऑर्गेनाइजेशन को फ्रेश एयर बेस पर एस्टेब्लिश कर लेना है। इस संबंध में 4 नंबर में ये लिखता है फ्रेंड्स। तो ये आपकी हो गई फ्रेश एयर बेस माइंस रेस्क्यू रूल 1985 का रूल नंबर 27। अब आप आगे की ओर बढ़ते हैं जिसमें 94 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है, व्हाट इज द एंटरप्राइजेज रिसोर्सेज प्लानिंग, ERP क्या होती है, वो ऑप्शन ABCD में दिया हुआ है। देखिए क्या कहता है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट रॉयल्टी फ्रॉम द बिजनेस एक्टिविटी, बिजनेस एक्टिविटी से रॉयल्टी कलेक्ट करने का उपयोग इसके थ्रू किया जाता है। ये एक ऐसा बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। तो ऐसा तो नहीं है फ्रेंड्स, रॉयल्टी वसूल नहीं की जाती है ERP से, तो ये लाइन स्टेटमेंट गलत है। बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट, स्टोर, मैनेज एंड इंटरप्रेट डाटा फ्रॉम द माइन बिजनेस एक्टिविटी, मैनी बिजनेस एक्टिविटी से जो डाटा है वो डाटा को कंपनी जो है यूज करती है, डाटा को कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, मैनेज करती है, इंटरप्रीट करती है। तो यही काम करती है फ्रेंड्स, ये तो एकदम कंफर्म है, ये काम करती है। क्या करती है, डाटा को मैनी बिजनेस एक्टिविटी से जो इंफॉर्मेशन है, डाटा है, उसको कलेक्ट करती है, स्टोर करती है, मैनेज करती है, उसको इंटरप्रीट करती है। तो ये बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है जो ऐसा काम करती है ERP। तो अब सी नंबर देखिए क्या कहता है, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू कलेक्ट फ्रॉम मैनी बिजनेस एक्टिविटी, मैनी बिजनेस एक्टिविटी से वो कलेक्ट ही नहीं करती, यहाँ पर मैनेज और इंटरप्रीट और स्टोर भी करती है। तो ये चीज नहीं दिया हुआ इसलिए अधूरा है ये।
बिजनेस डी नंबर पढ़ते हैं, बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू प्ले सैलरी टू देयर कंपनीज। सैलरी एम्प्लॉयज को सैलरी देने के लिए ये जो है यूज करती है, तो ये पूरी कंप्लीट नहीं है। जो बिजनेस एक्टिविटी है वो उनको बहुत सारे कामों को पूरा करती है, तो यहाँ पर ये पूरी आंसर नहीं है। ई नंबर में कहता है बिजनेस मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर दैट ए कंपनी कैन यूज टू डेवलप सॉफ्टवेयर डेवलप करने के लिए जो उनकी बिजनेस एक्टिविटी है वो भी नहीं है फ्रेंड्स। तो यहाँ पर आप जो है बी नंबर को टिक लगाते हुए आगे बढ़ सकते हैं। रेफरेंस के लिए मेरा जो नोट्स है सेकंड लेजिस्लेशन फर्स्ट क्लास की 88 पेज में ये चीज दी हुई है, जिसकी कट पेस्ट मैं यूट्यूब में पहले भी लोड कर चुका हूं। आप सर्च करके उसके बारे में ईआरपी की डिटेल्स को जान सकते हैं। फ्रेंड्स नेक्स्ट आते हैं, देखिए 95 नंबर के क्वेश्चन क्या कहता है। नोटिस ऑफ चेंज ऑफ एड्रेस ऑफ ऑनर शैल बी सबमिटेड विद इन डे टू डैश डैश एंड डैश डैश। कहने का मतलब कि जब ऑनर की एड्रेस चेंज हो जाती है, जैसे बीसीसीएल के जगह पे कोई और हो गई या फिर रिलायंस के जगह पे और कोई हो गई, प्रकाश इंडस्ट्री की जगह पे और कोई चेंज हो गई, तो ऐसी स्थिति में कोई जो ऑनर की एड्रेस चेंज होती है तो उस केस में उसका जो नोटिस है वो कितने दिन के अंदर किसको किसको सबमिट करनी है। तो इस संबंध में देखिएगा, जो आपको कोल माइंस रेगुलेशन 7 का 1 नोटिस ऑफ चेंज ऑफ ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एटसेट्रा की जो बात करता है, तो उस केस में ये बताई गई है। दोनों केस में, ऑनरशिप के चेंज होने के केस में और एजेंट मैनेजर के अपॉइंटमेंट के केस में 7(1) के तहत नोटिस देनी है। किसको देनी है बताया जाएगा 7 नंबर में। देखिए क्या कहता है रेगुलेशन 7 नंबर में, नोटिस ऑफ चेंज इन ऑनरशिप एंड अपॉइंटमेंट ऑफ एजेंट मैनेजर एटसेट्रा व्हेन ए change occurs in the name or ownership of the mine or in the address of the owner। यहाँ पर एड्रेस की बात किया था, यही बात पूछ रहा है। द ऑनर एजेंट और मैनेजर सेल विद इन 7 डेज, यहाँ मैं हाईलाइट भी कर दिया हूं, 7 डेज फ्रॉम द डेट ऑफ द चेंज। जब जैसे ही जिस दिन चेंज करते हैं उसके 7 दिन के अंदर गिव टू द चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को देना है। तो चीफ इंस्पेक्टर रीजनल इंस्पेक्टर को देने वाला लाइन जो ऑप्शन है वो आपका ए नंबर है। तो इस तरह से ए नंबर को टिक लगाते हुए आगे की ओर बढ़ सकते हैं फ्रेंड्स। तो आपने ये जो है 95 नंबर को कंप्लीट कर लिया है। अब आते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पर। क्या कहता है, बाईपास SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस। सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस की ये 7वीं प्रश्न है प्रश्न फ्रेंड्स। तो इसलिए सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस के सभी पार्ट्स का अच्छे से फंक्शन को देख लेना है, दिमाग में बैठा लेना है। जो रेस्क्यूटेंट पर्सन होंगे उनके लिए बहुत ही आसान लगती होगी ये प्रश्न, लेकिन बाकी कैंडिडेट भी अच्छे तरीके से इसको कर लें, क्योंकि प्रश्न जो है आपसे 7वां नंबर पूछ रही है, 96 नंबर जो अभी तक लोग किए हुए हैं उसके तहत। तो बाईपास SCBA सेल्फ कंटेंट ब्रीदिंग एपरेटस इज मींट टू, इसका मतलब क्या है बाईपास का, जो कहने का मतलब वो क्या करती है। तो ये बाईपास जो है ये नंबर पढ़ते हैं, रिलीज एक्यूमुलेटेड नाइट्रोजन फ्रॉम द ब्रीदिंग बैग। ब्रीदिंग बैग में जो नाइट्रोजन एक्यूमुलेट रहती है उसको रिलीज करता है। तो यहां पर यह काम तो नहीं करता फ्रेंड्स। देखिएगा बी नंबर कहता है रिलीज एक्सेस प्रेशर इन द ब्रीदिंग बैग। ब्रीदिंग में जो एक्सेस प्रेशर होती है वो रिलीफ बाईपास वाल्व नहीं काम करता है। वो सी नंबर देखते हैं, सप्लाई ऑक्सीजन डायरेक्टली टू वियरर इन केस द प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व डज नॉट फंक्शन। प्रेशर रिड्यूसिंग वाल्व को बाईपास करके ये जो बाईपास वाल्व है वो ऑक्सीजन को डायरेक्टली सप्लाई करती है वियरर को, जो पहने रहते हैं उसको। तो यही आंसर सही है बाईपास, जिसको मैं EMT का वॉल्यूम जो 2 है पेज नंबर 6-7 बाय डी देशमुख को कट पेस्ट करके रखा हूं, जिसमें देखिएगा लिखा हुआ है क्या चीज। मैं पढ़ता हूं, ये पढ़ लेते हैं डी और सी, उसके बाद डी और ई पढ़ लेते हैं, उसके बाद जो है डी देशमुख की जो कट पेस्ट है उसको पढ़ते हैं। फ्लश आउट द एपरेटस विथ ऑक्सीजन एंड ओपनिंग द सिलेंडर वाल्व। तो सिलेंडर वाल्व को ओपनिंग करने के लिए फ्लश आउट द एपरेटस विथ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के साथ जो है एपरेटस को फ्लश आउट करने के लिए कहां से, सिलेंडर वाल्व के ओपनिंग से। तो ये जो ऑल ऑफ द ऑप्शन भी सही नहीं है। देखिए यहां पर क्या कहता है, तीसरे नंबर पॉइंट में कट के पढ़ता हूं, डी देशमुख साहब का लिखा हुआ, इन एडिशन टू द लंग डिमांड वाल्व विच एपरेटस ऑटोमेटिकली इन केस ऑफ हायर ऑक्सीजन डिमांड। हायर ऑक्सीजन डिमांड जब जरूरत पड़ती है हार्ड वर्क करने के दौरान, यानी कि 1 मिनट में 1.5 लीटर से ज्यादा
जब 1 मिनट में 1.5 लीटर से ज्यादा इन एक्सेस ऑफ 1.5 लीटर पर मिनट से ज्यादा जब जरूरत पड़ती है, लंग डिमांड करता है, देयर इज ए मैन्युअली ऑपरेटेड बाईपास वाल्व, तो उस केस में मैन्युअली ऑपरेटेड बाईपास वाल्व को बाईपासिंग करना है प्रेशर रिड्यूसर के द्वारा, बाईपासिंग द प्रेशर रिड्यूसर, जो यहां पर बात किया था, प्रेशर रिड्यूसर को बाईपास करके, एंड एडमिट मोर ऑक्सीजन टू दी सर्किट, और सर्किट में मोर ऑक्सीजन को सबमिट करना। तो ये ईएमटी जो वॉल्यूम 2 है उसका तीसरे नंबर, जो पेज नंबर 6.7 में ये बात BG4 के लिए, SCBA के लिए दी हुई है। इसके साथ ही यहाँ पे 4, 5, 6, 7, 8 जो दी हुई है उसको भी आप पढ़ लीजिए, दिमाग में बैठा लीजिए, क्योंकि इससे भी प्रश्न आ सकती है। ए रिचार्जेबल सोडा लाइम कार्ट्रिज कैन बी यूज्ड फॉर द ट्रेनिंग पर्पज, ट्रेनिंग पर्पज के लिए हम लोग सोडा लाइम कार्ट्रिज का, रिचार्जेबल सोडा लाइम कार्ट्रिज का उपयोग कर सकते हैं। 5वां नंबर में कहता है कि द प्रेशर रिड्यूसर रिड्यूसेस द ऑक्सीजन प्रेशर, प्रेशर रिड्यूसर क्या करता है, ऑक्सीजन प्रेशर को कम करता है टू ए टोलरेबल वर्किंग प्रेशर, ताकि वो टोलरेबल वर्किंग प्रेशर जनरेट कर सके, जो कि 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर होनी चाहिए। 4 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर के प्रेशर से वो प्रेशर रिड्यूसर रिड्यूस कर देता है। तो यहां पर इसकी काम हो गई प्रेशर रिड्यूसर की। अब देखिए, द ब्रीदिंग बैग इज प्रोटेक्टेड ऑन ऑल साइड, ब्रीदिंग बैग चारों साइड से प्रोटेक्टेड होती है। फेस मास्क फॉर वाइड विजन, वाइड विजन के लिए, चारों तरफ देखने के लिए फेस मास्क कौन सा, पनोरमा नोवा मास्क में ऐसा रहता है, कैन बी यूज्ड इंस्टीड ऑफ द गैस टाइट प्रोटेक्टिव ग्लास गॉगल्स, गैस टाइट प्रोटेक्टिव गॉगल्स के जगह पर पनोरमा नोवा मास्क को उपयोग करने से फेस मास्क जो है वाइड विजन प्रदान करती है, विथ ट्रिपल सेफ्टी ग्लासेस, ट्रिपल सेफ्टी ग्लासेस के साथ रहती है। एनी एक्सेस प्रेशर अराइजिंग इन द सर्किट इन केस ऑफ लो ऑक्सीजन कंजप्शन इज एलिमिनेटेड थ्रू द ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व। तो यहाँ पर रिलीफ ऑटोमेटिक रिलीफ वाल्व का भी प्रश्न पूछ चुका है। ये क्या करता है रिलीफ वाल्व, जो एक्सेस प्रेशर जब जनरेट होती है सर्किट में, लो ऑक्सीजन कंजप्शन हो रही है और प्रेशर एक्सेस जनरेट करता है, तो उसको एलिमिनेट करने के लिए, रिलीफ करने के लिए रिलीफ वाल्व का उपयोग करते हैं। तो ये आप देखें SCBA के कुछ पार्ट्स का फंक्शन। 96 का आपने C नंबर टिक लगा लिया है। अब आते हैं 97 पे। डायमीटर ऑफ वाइंडिंग ड्रम एंड हेड गियर पुली सेल नॉट बी लेस देन, जो ड्रम की डायमीटर है वो हेड गियर पुली की डायमीटर है वो किससे कम नहीं होना चाहिए। तो इस संबंध में जो CMR 78 का जो 4 है उसमें ये कहता है कि कंस्ट्रक्शन एंड इंस्टॉलेशन ऑफ वाइंडिंग इक्विपमेंट वो 100 टाइम्स डाया से कम नहीं होना चाहिए। इसको आप पढ़ करके देख सकते हैं जो इसमें लिखी हुई है फ्रेंड्स। The diameter of the drum and sieve of winding engine and of the pulley and sieves used in the connection with the winding cell, unless otherwise permitted in writing by the chief inspector and subjected to such condition he may specify therein, not less than 80 times in the diameter of the rope in the case of winding installation before the 25 day of October 1955 and not less than 100 times diameter of the rope other case। तो यहाँ पर आपने देखा कि 100 times है, तो आप B नंबर को टिक लगा के आगे की ओर बढ़ सकते हैं 78 का 4 रेगुलेशन के तहत। अब 98 में कहता है व्हाट इज इन्फ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, ETP के बारे में पूछता है। तो ETP जो है क्या होता है, इसको ऑप्शन पढ़िएगा तो देखिएगा, द इफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट इज ए प्लांट टू ट्रीट द इफ्लुएंट कमिंग फ्रॉम द डिफरेंट एरियाज ऑफ द प्लांट, डिफरेंट एरिया के प्लांट से आने वाली जो इफ्लुएंट होती है उसको ट्रीट करने का काम प्लांट